सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डायरेक्टर सर संजीव चोपड़ा जी, रश्मि मैम, हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य गौरी मैम, सुनीता मैम और नितेश झा सर, और राजभाषा से सहायक निदेशक राजेश कपूर सर और तमाम साथी ओटीज। मैं अजय कुमार गौतम आप सभी का इस सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदी की पहचान को और ऊपर उठा सकें और इसके बारे में प्रचार प्रसार कर सकें। साथियों, अगर हम सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि भाषाओं की बात करें तो भाषाएं सिर्फ शब्दों का गठजोड़ नहीं होती, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति की संवाहक होती हैं। समय के पुल को पार करके जब भाषाएं हम तक पहुंचती हैं तो हमारे बुजुर्गों और पूर्वजों के जीवन, ज्ञान, दर्शन को अपने अंदर समाये हुए रहती हैं। इस तरह से भाषाएं हमारी संस्कृति के आभूषण हैं, हमारी धरोहर हैं, जिन्हें सहेज कर संवार कर रखने की जिम्मेदारी हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। हमारा मन जब भी लोकगीतों, कहावतों, किस्सों, कहानियों की फुहार से भीगता है तो उसके केंद्र में भाषाएं ही तो होती हैं। परंतु नौकरी, पलायन या अन्य व्यवस्था के कारण हम अपनी मातृभाषाओं से दूर जाते जा रहे हैं। ऐसे में अपनी मातृभाषा को याद करना ठीक वैसे ही है जैसे आकाश में उड़ते हुए ज़मीन को याद करना, जैसे प्रदेश में रहते हुए अपना गांव, अपना घर, अपनी माँ की गोद याद करना। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम जो अगला 1 घंटा है वो हिंदी के साथ बिता रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत की हर भाषाओं को हम इसी शिद्दत से सीखें, समझें और उनका प्रचार प्रसार करें। इसी के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद सर। क्योंकि हमारे पास अभी सारे ओटीज अभी अवेलेबल नहीं हैं और स्टाफ के सभी मेंबर्स हैं, तो हम स्टाफ से ही पहले शुरुआत करेंगे। और इस हिंदी दिवस के ऊपर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, उसके साथ मैं इस हिंदी दिवस के सेकंड राउंड को शुरुआत करना चाहूँगा कि मैं भी आऊँ तुम भी आओ वो भी आए, मैं भी आऊँ तुम भी आओ वो भी आए, चलो आज ये त्योहार मना लें। कल विश्व हिंदी दिवस था, सारे देश ने वो मनाया है। आज हम उसी के उपलक्ष्य में सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं भी आऊँ तुम भी आओ वो भी आए, चलो आज ये त्योहार मना लें, कुछ मैं सुनाऊं कुछ तुम सुनाओ कुछ वो सुनाएं, हिंदी दिवस को यादगार बना लें। राउंड 2 में हम क्या करेंगे, आपको 2 पिक्चर देंगे। उन 2 पिक्चर के बारे में आपको 2 मिनट तक सोचना है। पहली पिक्चर के बारे में आपको 1 मिनट तक बोलना है। 1 मिनट बाद हमारे साथी बैठे हैं, आपको एक रिंग करेंगे और यहाँ पे पिक्चर चेंज हो जाएगी। तो आपको उस दूसरी पिक्चर से कनेक्ट करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना है और उसे एक लॉजिकल एंड तक लेके जाना है। तो 2 मिनट का हमारा है। 1 मिनट 45 सेकेंड पे एक रिंग और होगी जो कि आपको इंगित करेगी, इंडिकेट करेगी कि 15 सेकेंड आपके पास में बाकी है, आपको अपना जो बात है उसे समाप्त करनी है। और इसके क्राइटेरिया भी बता देते हैं आपको। इसके 3 मुख्य मापदंड हैं। पहला विषय वस्तु, जो कि दोनों ही विषय के लिए आवश्यक है, दोनों ही पिक्चर जो हम दिखाएंगे। दूसरा है भाषा प्रवाह। भाषा प्रवाह में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शुद्ध हिंदी बोलें, बीच में इंग्लिश और वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि पूरा सेंटेंस आप किसी और भाषा में ना बोलें। और तीसरा क्राइटेरिया है रचनात्मकता। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, जिसमें कि हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों विषय को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो हमारे मापदंड हो गए, नियम हो गए। यदि किसी को नियमों के बारे में कोई भी संशय हो, डाउट हो, तो वो तीनों भी पूछ लीजिए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। माँ दुर्गा को भी मेरा प्रणाम। अक्सर हम दुर्गा की मूर्ति देखते हैं या दुर्गा की कोई भी पेंटिंग, पिक्चर देखते हैं तो मन में ख्याल आता है कि कितनी शक्तिशाली है ये देवी। चाहे बात दुर्गा की हो, चाहे बात पार्वती की हो, चाहे बात लक्ष्मी की हो, अलग ही अवतार है इनका, अलग ही शक्ति है इनमें, जो पूरी दुनिया इनके सामने नतमस्तक होती है। और आखिर क्यों ना हो, इनकी कहानियां जो हमने इतनी सुनी है, वीरता वाली, लक्ष्य वाली, सब कुछ तो है माँ दुर्गा में। ऐसा क्या है जो नहीं है? एक माँ जो है वो, और जाहिर है उनको पूजा जाता है, जाहिर है उनके ऊपर हम श्रद्धा रखते हैं, जाहिर है कि साल में एक बार ही सही दुर्गा पूजा में हम सब जाते हैं।
और हम सब उनको अभिवादन करते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि दुर्गा महान कैसे बनी? क्या हमने इसके बारे में कभी भी सोचा है कि ये सारे पुरुष, इंटरेस्टिंगली इस पिक्चर में काफी सारे पुरुष दिख रहे हैं मुझे, तो ये सारे पुरुष जो दुर्गा माँ को नमन करते हैं, तो क्या ये कभी सोचते हैं कि किसको धक्का देके आगे बढ़े होंगे? और फिर आती है ये दूसरी पिक्चर, दुर्गा से दुष्ट का सफर, एक देवी से दोषी का सफर कैसे तय कर लेते हैं लोग? कैसे लोग हिंसा को कुछ समझते ही नहीं? क्या उनको कभी ये नहीं लगता कि इस औरत को भी दर्द होता होगा? क्या वो कभी नहीं सोचते कि अभी तो हम मंदिर होके आए थे, अभी तो नतमस्तक होके आए थे, और अभी हमने ये क्या कर दिया? एनएफएचएस का डेटा कहता है कि नमक कम डालने पर भी औरत को मारा पीटा जा सकता है। क्या हमने तब ये नहीं सोचा था? एक ही घर में ये विरोधाभास कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज बता दीजिए। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रिय नमन। मेरा चित्र, जो पहला चित्र है, ये शुरू होता है बढ़ता पर्यटन से। इसका सीधा मतलब होता है कि मसूरी में आते जो लोग, घूमने के लिए मसूरी में लोग आते हैं, उससे ये सीधा रिलेट करता है। ये जो चित्र है ये मसूरी से जब हम देहरादून की तरफ आएंगे तो कुछ ही मतलब आधे रास्ते के करीब लिया गया है। ये कहता तो है कि मसूरी की रानी, पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है, पर ये है कि मसूरी को पहाड़ों की रानी माना तो गया है, लेकिन जो लोग यहाँ, जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं, वो कितना इस बात को मानते हैं। लोग आते हैं, हम सबको बहुत खुशी होती है। मैं खुद मसूरी से होने के कारण हमारा पर्यटनों से ही हमारी रोजी है। हमारे घर वाले, हम सब मेहनत करते हैं कि पर्यटन आएंगे और हमें एक अच्छा आमदनी मिलेगी, हमारे परिवार अच्छे चलेंगे। पर जो ये पर्यटन आते हैं, ये लोग मानते नहीं हैं कि पहाड़ों की रानी मसूरी है, और उसका दुष्प्रभाव ये है जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। जो लोग आते हैं वो लोग मतलब अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते अपनी पर्यटन की तरफ, अपना वातावरण की तरफ अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, और जो भी उन्हें मतलब करना होता है करते हैं। फिर वो चाहे गंदगी फैलाना हो, और उसमें सिर्फ पर्यटनों की भी गलती नहीं है, पर जो मसूरी के लोग हैं उनकी भी गलती है। हर जगह आप देखिए, पहले मसूरी की जो खूबसूरती थी वो अब घटती जा रही है। हर जगह एक कंक्रीट का जंगल खड़ा होता जा रहा है, होटल्स, गेस्ट हाउस सब खुलते जा रहे हैं, और इस चीज़ के लिए हमारे जो प्रशासन है वो भी स्टेप्स ले रहा है और आगे भी लेने चाहिए। सभी को मेरा नमस्कार। टॉपिक है सोशल मीडिया का दौर। आज के दौर में सोशल मीडिया का बहुत अहम भूमिका है। सोशल मीडिया के जरिए हमारे जीवन में बहुत सारी जानकारियां मिलती है, जैसे सूचनाएं, रोजगार और शिक्षा। ये हमारे जीवन को काफ़ी आगे तक ले जाती है। सोशल मीडिया हमारे जीवन में बहुत सारे मार्गदर्शन के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे कोई चीज़ पढ़ाई से संबंधित कुछ देखना है तो आज इंटरनेट का युग है, मोबाइल है, तो हम उसमें कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और उसका आंसर हमको मिल जाता है। तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका है। सोशल मीडिया से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि आज पूरे विश्व में कहीं भी क्या घटना घटी है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है आसानी से। तो सोशल मीडिया से हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। दूसरा पहलू है अपना दौर। जैसे पहले हम लोग बच्चे थे तो यह सोचते थे कि हमें मतलब अच्छे स्कूल में जाना है तभी वहाँ अच्छा पढ़ाई मिल पाएगा, गांव में उतना पढ़ाई अच्छा मिल नहीं पाता है। तो आज के युग में है कि हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो हम मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी जानकारियाँ मिल जाती है उससे। पहले गांव में हम लोग, हमारे पड़ोसी हो या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठकर उनसे जानकारियाँ हासिल करते थे कि कैसे कैसे आज देश में क्या हुआ नहीं हुआ, तो वो हमें जानकारियाँ देते थे। आज हम मोबाइल के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो धन्यवाद। पहले तो आप सभी आए अतिथिगण को मेरी तरफ से सादर नमस्कार।
जैसे कि आप देख सकते हैं, बेकार होता भोजन। ये बात अपने आप में ही काफी है इस बात को बयां करने के लिए कि हमारे यहाँ भोजन की कितनी अहमियत है। एक भोजन का अनादर करना सबसे बड़ी दुष्परिणाम माना गया है भारतीय परंपरा के हिसाब से। और भोजन को यदि हम उस हिसाब से नहीं खाते हैं जिस हिसाब से हमें थाली के अंदर लेना ही चाहिए, यानी इस पे एक बात भी कही गई है कि उतना ही लो थाली में जो ना बह सके नाली में। और अन्न का आदर करना ये हर भारतीय या हर एक इंसान की एक अपनी खूबी होनी चाहिए कि अगर अन्न बर्बाद कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि आज ना जाने लाखों किसान सड़क पर खड़े हैं, उनकी बदौलत आप ये अन्न खाने के हकदार हैं। अगर वो ये अन्न ना लगाएं तो आप शायद भूखे मरेंगे। और उस भूख के कारण कहीं जहां हम ये अन्न बर्बाद कर रहे हैं वहीं कहीं सड़क किनारे ना जाने अनगिनत लोग हमारे ही देश में एक निवाले को भी तरस रहे हैं। ये उनसे पूछ के देखिए जो खाना हम नाली में बहा रहे हैं, ये उनसे पूछ के देखिए कि उस रोटी की कीमत क्या है। ये हमारे लिए बहुत आसान है कि हम उस खाने को बड़ी आसानी से चलो बच गया छोड़ो फेंक दो, लेकिन उनसे पूछ के देखिए जो एक जगह फिका हुआ खाना भी उठाकर खा जाते हैं। उनके घर में उनके पास कुछ लोगों के लिए कुछ कमाने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कई ऐसे लोग हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, जो हम पर निर्भर हैं। ये हमारी एक मुहिम होनी चाहिए कि हम हर एक भूखे को उसके पास जाकर उसे खाना दें, हम हर भूखे को उसका पेट भरें। अगर हम इस तरह कर सकते हैं तो ये शायद इंसानियत के लिए सबसे उच्च दर्जे की बात होगी और कोई भी शख्स या कोई भी जीव या जंतु इस धरती पर जरा भी भूखा नहीं सो पाएगा। अतः मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि खाने का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, कदर कीजिए। यदि आपको कोई भी राह गुजर या कहीं भी भूखा दिखे या कोई गरीब दिखे, कृपया करके उसको खाना प्रोवाइड कराइए। ये उनसे पूछिए कि क्या आपने आज दिन भर में खाना खाया है। यदि नहीं खाया तो एक बार आप उन्हें खाना खिलाकर तो देखिए। उनके मन में जो खुशी होती है आपके लिए, वो शायद कहीं भी बयां करने लायक नहीं होती है, क्योंकि एक भूखा इंसान उस अन्न की कीमत बहुत अच्छी तरह से जानता है, जिसको हम सिर्फ पैसे से खरीद कर यूं ही नाली में बहा रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। यहाँ उपस्थित सभी जन को मेरा नमस्कार। मेरा विषय है काश मैं भी दूसरों की तरह चल पाता। हम जो चीज हमारे पास नहीं होती हम उसी के विषय में सोचते हैं कि काश ये हमारे पास होता। अब हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये आदमी रिक्शे पर है और पीछे एक साइकिल पे है। तो ये जो रिक्शे वाला है ये शायद साइकिल वाले को सोच के ये बोलेगा कि काश मेरे पास साइकिल होती, लेकिन साइकिल वाले के जस्ट पीछे से एक बाइक आती है तो फिर साइकिल वाला सोचता है कि यार काश ये वाली बाइक मेरे पास होती तो मैं कितना अच्छा अपना जीवन चलाता। बाइक वाले के जस्ट बाद एक कार वाला जाता है, बाइक वाला सोचता है काश ये कार मेरे पास होती। अब कार वाला ये तो नहीं सोचेगा कि मैं पैदल चलूं बिल्कुल। तो न ही वो ट्रक को देखकर बोलेगा कि ये ट्रक मेरे पास है तो मैं ट्रक चलाऊं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भाई यही है कि लोग अपने प्लस पॉइंट को नहीं देखते और जो दूसरे के पास है उसी की तरफ नजर रखते हैं कि ये सामान ये चीज मेरी होनी चाहिए थी, ये मेरे पास क्यों नहीं है। जिसके पास पैर हैं वो यहाँ पर मानसिक या शारीरिक, दिव्यांगता मानसिक या शारीरिक, लोग यही सोचते हैं कि दिव्यांगता मानसिक है या शारीरिक। कुछ लोग शारीरिक तो दिव्यांग हैं लेकिन वो मेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि वो उनके पास अगर हाथ भी नहीं है तो वो अपने दिमाग से इतना इस्तेमाल उसका कर रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे के लिए भी वहां पर एक एग्जाम्पल तो तैयार कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शारीरिक बिल्कुल फिट हैं लेकिन कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ने के लिए कोई भी स्टेप करूं, और वहीं पे वो अपना सारा समय इसी चीज में व्यतीत कर देते हैं, जो जाहिर करता है कि दिव्यांग
दिव्यांगता जो है वो मानसिक है या फिर शारीरिक है? धन्यवाद। बहुत डॉक्टर सर, माय फैकल्टी, नमस्कार सभी को। मेरा बहुत सारा प्यार। बात फिर प्यार से शुरू हुई, दिल की जुबान से शुरू हुई कहानी। ये प्यार की जरूरी है। जब हम एफसी में आए थे तो सभी ने पहचानना शुरू किया, भाई प्यार ढूंढो, कहाँ गया प्यार ढूंढो। तो हमने बात करनी शुरू की, चाय पी लो, खाना खा लो, जल्दी से लड़की देखो, प्यार ढूंढो। क्योंकि सभी को ये मालूम है, क्योंकि प्यार जरूरी है। प्यार क्या है? यहाँ पर पहुंचे तो बात करने लगे, बाजी कुछ तो सुनाओ प्यार में। तो हमने सुनाना शुरू किया, प्यार है कमाल है, आंखों का वो हाल है, सभी के ऊपर एक ऐसा ऐसा हवाल है। लड़की देखी बिस बजाई, देखे तो पीछे आई, जानबूझ के कोट को हिल के हिलार किया, क्योंकि ये सब कुछ प्यार हमारा जरूरी है। प्यार की बात करें, गाने का जो दिल से निकलता है वो प्यार के लिए निकलता है। पर ये बात तो यहाँ पर खत्म होती है, प्यार 1 से करना, 2 से करना, 3 से करना, 4 से करना, क्योंकि हमारा भी कैडर जरूरी है। अभी कैडर नहीं आ रहे तो सभी से बात हो रही है, भाई क्या करना है जल्दी बताओ। यार कोई 2-3 लड़कियां तो देखिए, CBM करना है। CBM क्या है? कैडर बेस्ड मैरिज। इसीलिए कैडर की बात करें तो अभी कोई जाएगा पंजाब, कोई हरियाणा, कोई दिल्ली, कोई न्यूजीलैंड, कोई जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो कैडर का कमाल है, प्यार की वो बात है, लड़कियों का वो हाल है, ढूंढो लड़के, लड़कियों का कमाल है। क्योंकि यहाँ पर फिर से बात हुई, कैडर का कमाल है। CBM की बात करें, लड़की वो सोनी है, पर यार ये वाली ज्यादा सोनी है। नहीं बंकर मत कर, कैडर की बात कर ले, वरना घर नहीं जाएगा भाई, तू घर नहीं जाएगा। इसीलिए प्यार की जरूरी है, कैडर भी जरूरी है। अब सब बोल लो, कैडर सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। मराठी मेरी मातृभाषा है, किंतु हिंदी में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूंगा। निदेशक सर एवं मैम और सभी उपस्थित अतिथिगण और मेरे साथियों, मेरा विषय है कि कॉमन एफसी के दौरान 428 की वो एक बैच थी जिसमें यादें बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। इसमें देख ऐसा लग रहा है कि पसंद हुई थी, पता नहीं किसको जानते हैं किसको नहीं जानते थे, पहचानने में समय निकल गया। किंतु वही एक सीढ़ियाँ थी जो उसी सीढ़ियों से चढ़ते थे, उन्हीं सीढ़ियों से उतरते थे। कभी गंगा में लॉकडाउन थे, कभी महाराज में लॉकडाउन थे। कॉमन एफसी के दौरान ये भी हुआ कि काफी समय के बाद, 2 महीने के अंतराल के बाद, हमें एक अपेक्षा है कि एफसी भी हो रहा है। उस कॉमन एफसी के दौरान हमने ये भी जाना कि हम अपने आप को कितने जानते हैं। किसी और से खुद को समझने का मौका मिला, किसी और से खुद को निखारने का मौका मिला, किसी से दिल लगाने का मौका मिला, तो किसी से बिछड़ते हुए रोने का मौका मिला। इसी पे एक 2 पंक्तियां है जो मैं पेश करना चाहूंगा। इतने दोस्त हमने जो कमाए एफसी में, उस पे 2 पंक्तियां है कि ये दोस्त तेरी दोस्ती पर नाच करते हैं, हर वक्त मिलने की फरियाद करते हैं, हमें नहीं पता पर दोस्त बताते हैं कि हम नींद में भी आप ही से बात करते हैं। एफसी की कमाई है IAS फेज 1, आप ही आप हो, बस हम ही हम हैं, बस हम ही हम हैं, ये हमें याद दिलाया गया। बताया गया कि आपकी सर्विस है, बाकी सब डिपार्टमेंट है। भारतीय प्रशासकीय सेवा के साथ साथ हमने ये भी सीखा कि कहाँ पे धंधा चलाना है, कहाँ पे दिल से बात करनी है, कहाँ दिमाग से नहीं, कहाँ दिल पे बात करनी है, और कहाँ पे मास्क उतारना है और कहाँ पे मास्क नहीं उतारना है। IAS फेज 1 में हम भी ये भी सीख रहे हैं कि फेज 2 में क्या नहीं करना है। मुझे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा विषय है ओटी के 2 पहलू। पहला, चयन से पूर्व। तो ये फेज हम सब देखे हैं। चयन से पूर्व हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि यूपीएससी क्या है। वो कोई जल्दी सोचता है बचपन में ही, कोई बड़े होकर नौकरी के बाद सोचता है। फिर हमको जब पता चलता है इतना बड़ा सिलेबस है, पर पढ़ते पढ़ते हम सबके अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना जागने लगती है। हिस्ट्री का बुक पढ़ के या इंडिपेंडेंस डे का परेड देख के आंखों में आंसू कभी ना कभी तो सबके आए ही होंगे।
क्यों यही होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का इफेक्ट हम सब पे। तो उसी जोश के साथ जब हम इंटरव्यू पे जाते हैं, हम पूरे अपने उस एटीट्यूड को दिखा पाते हैं कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। हम पढ़ते पढ़ते देश की समस्याओं को जब समझते हैं तो उन्हें हम पैनलिस्ट के सामने, लोगों के सामने, समाज के सामने अच्छे से रख पाते हैं। और ये तो चयन से पूर्व की कहानी है। चयन के पश्चात इस तस्वीर को देखकर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि चयन के पश्चात ये चैन की नींद है। यह एक बहुत लंबी, बहुत मुश्किल भरी जर्नी का अंत है और नए आने वाले जर्नी का शुरुआत है। तो इस चैन की नींद में हर ओटी यहाँ पे कभी ना कभी क्लासेस में, कभी घर में, कभी हॉस्टल में, कहीं ना कहीं लेते रहते हैं। पर ये आगे आने वाली जो चुनौती है उनके लिए भी ये हमें तैयार कर रहा है। इसे आप डिसिप्लिन का उल्लंघन मत समझिए। यह हमें नेक्स्ट फेज जो बहुत ज्यादा टायरिंग और मेंटली टैक्सिंग होगा, इसके लिए हमें तैयार कर रहा है। तो इस तरह ओटी के बदलते चेहरे, जो कि दोनों के दोनों अपने अपने समय में बहुत रेलेवेंट हैं। थैंक यू। शुभ संध्या, मेरा नाम गुंजन सिंह है और मुझे इस चित्र को देख करके अपने कुछ विचार व्यक्त करने हैं। भारत दर्शन सामान्य आईएएस बैच। तो जब भी हम तैयारी करते थे तो 2-4 चीजें हमेशा एक जहन में रहती थी कि आईएएस बनेंगे, बाद में कुछ काम करने को मिलेगा, पर उससे पहले ट्रेनिंग में सुनने में आया है कि बहुत जगह घूमने को मिलेगा, कश्मीर की वादियां देखने को मिलेंगी, कन्याकुमारी भी जाने को मिलेगा। तो एक अलग ही रोमांच बना रहता था तैयारी में और दोस्तों से बोलते थे कि देखना अभी क्या क्या और जीवन में देखने को मिलेगा, अभी हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, सब भारत दर्शन में ही कवर करेंगे। होता भी यही था कि, और इस बार भी जैसे ट्रैक्स होते थे या कहीं पे भी होते थे, कुछ कहानियां जो छूटी रह जाती थी तो लोगों को लगता था कोई बात नहीं, भारत दर्शन अभी बाकी है, पिक्चर तो वहीं पे कंप्लीट होगी। तो काफी एक जहन में हम लोगों के उमंग और उत्साह पूरे समय ही बना हुआ था। और ये तस्वीर के बाद को देखते हुए जो अभी हम लोगों के साथ हुआ है, ये मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है। बचपन याद आता है। एक सामान्य घर से पली बड़ी हूँ तो हमेशा जब माँ बाप को बोलते थे कि घुमाने ले चलो तो बोलते थे छत पे जाओ, शिमला की हवा है, नहा लो तो गोवा का पानी है। ये वही हो गया कि हमें बोला गया तुम्हारे ओटीज एक भारत है और एक दर्शन कुमार है, इनसे मिलो, इनसे बात करो, देखो कितना अच्छा भारत दर्शन होगा। शुरुआत में थोड़ा सा बुरा लगा, सच बोलूंगी बुरा लगा, पर जब इसी बीच हमारा कोविड कंटेनमेंट हुआ, हम सब आइसोलेशन में गए और फिर ऐसे कॉम्पिटिशन्स हुए, ऐसे मेल जोल वाली चीजें हुई कि और ऐसी दोस्तियां हुई, भारत और दर्शन और बाकी ओटीज की कहानियां सुनी, उनकी जगह की बातें सुनी, तो एक वर्चुअल और एक विजुअल भारत दर्शन हो गया, जो कि अपने आप में भी एक बहुत सही चीज थी। तो और हम है ही कोविड बैच, तो ये भी एक नई चीज थी, तो हम तो तैयार ही हैं। सबको मेरा सादर नमन। इस चित्र के बाद मैंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। महत्वाकांक्षा नहीं कि पहाड़ तोड़ लाएं, केवल इतना कि आईएएस बन जाएं। सिर्फ यही प्रश्न कि मेरा नंबर कब आएगा, इस वीरान में वसंत कब छाएगा। ऑन द वे टू लबासना और लबासना कॉलिंग की वीडियो देखकर इस मन में तरंग कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। इसके पहले एक टॉपिक था कि ओटी चयन के पूर्व और चयन के पश्चात। मेरा भी टॉपिक कुछ उसी से रिलेटेड है। तो आईएएस एग्जाम देते टाइम हमेशा यही मन में रहता था कि सबको टॉप देखते थे, ऑन द वे टू लबासना का वीडियोस देखते थे, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर्स देखते थे। हर बार यही कि मैं तो सब कुछ अपना पूरा जी जान लगा रहा हूँ, न जाने कब मेरा नंबर आएगा। इसी चीज में हर बार इस रात को भी खाली यही आता था कि एग्जाम में कैसी परीक्षा दूंगा, किस प्रकार मैं उत्तर दूंगा और कब मेरा नंबर आएगा कि मैं भी लबासना जाऊँ। आईएएस बन के क्या करना ये नहीं पता, बट ये जरूर था कि लबासना कब जाने मिलेगा, मेरा नंबर कब आएगा। इसी महत्वाकांक्षा में हमेशा मैंने 3 साल गुजारी। उसके पश्चात तीसरे अटेम्प्ट के बाद मेरा अब आते हैं। उसके पहले चित्र में थे अनुदीप दुरी शेट्टी जी, अब है रणजीत सिंह जी। अब यही सोच आती है कि नंबर तो आ गया पर पता नहीं कैसे। यहाँ आने के बाद यही लगता है कि इन सब के बीच मैं कहीं आउट ऑफ प्लेस तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसके काबिल ही नहीं था, या फिर बाकी सब काबिल नहीं मैं ही काबिल
कहीं ऐसा था कि मैं काबिल था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है और हर बार हम डिस्कस यही करते हैं कि वहां जाकर क्या करना है। यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है या हम जो पढ़ के आए हैं वो चीज़ सिर्फ किताबी बातें हैं। अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट में, फील्ड में जाकर जो करना होता है वही एक IAS का मेन मकसद है। तो अभी लेकिन क्योंकि अभी हमने अभी तक ना भारत दर्शन किया ना विलेज विजिट किया, तो सिर्फ दिमाग में यही रहता है कि नंबर तो आ गया, पता नहीं कैसे। थैंक यू। मलिक का तो पता नहीं, बादशाहत वाली फीलिंग जरूर थी, बादशाहत वाली प्रेरणा थी कि जब हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी होंगे, हम एक राजा की तरह, एक छत्रवाद हमारा शासन होगा हमारे जिले में, जिधर भी नजर फिराओ अपना ही जिला होगा। दूर दराज के देश घूमेंगे, वरना अपना राज्य तो घूम ही लेंगे, पर बाद में पता लगा कि पूरा भारत तो क्या, पूरा उत्तराखंड भी नहीं घूम पाए। मन तो किया था कि कई जलवे दिखाएंगे, मन तो किया था कई जलवे दिखाएंगे, ये भी मन किया था कि कोई सुंदर सी राजकुमारी मनाएंगे, ये भी मन किया था कि अपने आप को खुदा से कम तो नहीं समझेंगे। लेकिन ये सारी की सारी मनस्कामना अधूरी की अधूरी रह गई जब हम वास्तविकता में रोटी और पूरी का फर्क समझ में आया। जब ये चलचित्र आया था तब लगा था कि IAS OT होंगे तो ऐसे ही होंगे, लेकिन बाद में पता लगा कि जलवा तो छोड़ो, अपने पैरों का तलवा तक नहीं दिखेगा। राजकुमारी तो नहीं मिलेगी, अगर फोन में नेटवर्क मिल गया तब भी अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। पहले सोचते थे कि हम ही खुदा होंगे, जब वास्तविकता पता लगी तब पता लगा कि हम तो यही कहेंगे, यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है, जहां भी देखो खुदा ही खुदा है, और जहां नहीं खुदा सर्कल खुद जाएगा। और आलम ऐसा होगा कि जहां हम अपने शासन तंत्र को, अपने पूरे साम्राज्य को एक शिखर पर बैठ के निहारने की आशंका मन में, मनस्कामना संजोए रहेंगे, वहीं किसी नाले में, किसी नदी में, किसी नहर में नरेगा के आदमी को खोद के, अगर नहीं खुदता तो खुद खोद के निकालेंगे कि देखो पानी आ रहा है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे निदेशक महोदय जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और दो शब्द हम सब लोगों के लिए कहें। धन्यवाद प्रदीप। सबसे पहले तो प्रदीप, आशीष और गौतम को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और सब प्रतिभागियों को, स्टाफ की तरफ से भी और हमारे OTs की तरफ से भी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। दूसरा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं निदेशक हूँ, क्योंकि निदेशक जज नहीं बन सकते क्योंकि जजमेंट बहुत मुश्किल रही होगी, और मैं हैरान हूँ, और मतलब सही मायने में आप तीनों के लिए बहुत मुश्किल काम रहा होगा ये जजमेंट करना, बिकॉज सभी की बातचीत, सभी की बात में इतनी ज़्यादा गहराई थी, और इतनी ज़्यादा सोच, और इतने शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने इतनी चीज़ों को कंबाइन किया, और सब चित्र जो है वो बार बार याद आते हैं। बहुत सेंसिटिव भी आपने शॉट्स लिए, कैसे फूड वेस्ट हो रहा है, कैसे हमको उसको बचाना है, उसमें भी बहुत अच्छा, हमारे स्टाफ ने भी बहुत अच्छा दिया। और मुझे जो बहुत अच्छा लग रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ जो राहुल संकीर्तन मंच, जिसका पिछले साल शुरुआत हुई है, हमारे देश में अकादमी में और बाकी सब जगह हिंदी और भारत की सब भाषाओं को और आगे बढ़ावा मिले, क्योंकि सही मायने में जो चीज़ें हमारे अपनी भाषाओं से व्यक्त होती हैं वो किसी और भाषा में भी व्यक्त नहीं हो सकती। तो बहुत कुछ आपका समय ना लेते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग रिजल्ट का बड़ी दिलचस्पी से आप इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी प्रतियोगिताएं और बढ़ती रहें, यही बहुत अच्छा रहेगा। और आप अपने कार्यस्थल में हिंदी को, हिंदुस्तानी को और सब भारतीय ट्रेडिशंस को, चाहे वो वेशभूषा हो, चाहे जो भी हो, उसमें फ़ख्र होना चाहिए। हम जो हैं उसमें ही हमें फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारी और कोई पहचान है नहीं।
यही पहचान है और यही पहचान रहेगी। और एक जो मैं कई बार ये बात सुना चुका हूँ, अभी भी फिर से बता देता हूँ कि एक बार 1983 या 84 की बात होगी, जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स में था और मैं और मेरा एक कुलीग, हम दोनों अंग्रेज़ी में भारत की एग्रीकल्चर के बारे में एक अच्छा आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे साथ ट्रेन में एक निहंग आके बैठ गया। तो हमें लगा कि ये निहंग जो है, यहाँ हमें ट्रेडिशनली ख्याल होता है ना कि निहंग हो या मौलवी हो या पंडित जी हो जिन्होंने शिखा रखी हो, वो अंग्रेज़ी में शायद उनकी पकड़ कमज़ोर होगी। और कुछ हमें लगता है कि ये लोग फर्स्ट क्लास में क्यों आ गए, एक मेंटल ब्लॉक हो गया है हमारे दिमाग में। हमें ये लगता है कि फर्स्ट क्लास में या बाय एयर में सिर्फ अंग्रेज़ी भाषी यही लोग बैठेंगे। तो हम तो आराम से अपना गपशप लगा रहे थे, ये रियलाइज़ ना करते हुए कि निहंग जो है वो पढ़ा लिखा अंग्रेज़ी जानकार था। तो उसने ऐसे ही हमसे पूछ लिया कि बताओ तो आप ये सब कर रहे हो, तो अभी बाहर महीना कौन सा चल रहा है? हमने कहा अगस्त। तो उसने कहा अगस्त क्या? मैं कहा अगस्त होता है। कहते नहीं, अगस्त नहीं होता है, ये सावन है, भादों है, क्या? इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी अपने अंग्रेजी कैलेंडर के साथ साथ ये भी बड़ा बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कौन सा महीना चल रहा है, कि हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने कहा काका जी, और हिंदी में है कि पंजाबी में पहले बताता हूँ कि उसका रियल जो पंच है वो पंजाबी में है। तो कहना काका जी जिन्नी मर्जी अंग्रेजी बोल लो टैटा करके, किसी ने तुहानू अंग्रेज दा पुत नहीं कहना। और वो दिन था, उसी दिन जाके फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मतलब अमृता प्रीतम भी पढ़ ली जाए, थोड़ा सा राजेंद्र सिंह बेदी भी पढ़ लिया जाए, ताकि थोड़ा सा कनेक्ट पड़े। तो ये रियलाइजेशन जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, और हमें जो भी हम हैं उस पर हमें फख्र करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। थैंक यू।